हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3.19 की। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे। कह रहे हैं कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू इन किलो जूल पर मोल ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर। ग्रुप 13 एलिमेंट्स की हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू दे रखी है किलो जूल पर मोल में, जो कि इस तरीके से है। हमें बताना है हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस डेविएशन फ्रॉम द जनरल ट्रेंड। जनरल ट्रेंड से इस डेविएशन को आप कैसे एक्सप्लेन करें। पीरियोडिक टेबल में कोई भी ग्रुप अगर है और ऊपर से नीचे अगर हम लोग जाएं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज करती जाती है, घटती जाती है। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, तो देखिए कोई भी अगर मान लीजिए एटम है हमारा और उस एटम के अंदर आइसोलेटेड गैसियस एटम में हम एक इलेक्ट्रॉन क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने पर जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम लोग ये ट्रेंड देखें, इसमें जो दे रखा है कि 801 से पहले क्या हुई, आयनाइजेशन एंथैल्पी घटी है यानी 577 हो गई। फिर क्या हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हुई है, 579 हो गई। फिर डिक्रीज हुई है, 558 हो गई और फिर इंक्रीज हो गई। यानी पहले घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी। ये ट्रेंड को हमें समझाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, देखिए हमें जो ग्रुप दे रखा है वो दे रखी है बोरॉन फैमिली। उसमें पहले आएंगे 13 ग्रुप में कौन कौन आएगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और फिर क्या होगा यहाँ पे Tl। तो यहाँ से जब नीचे हम लोग जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी, होनी चाहिए डिक्रीज। तो बोरॉन से एल्यूमिनियम तक डिक्रीज भी होती है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो न्यूक्लियस हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा 2 शेल मिलेंगे। जबकि एल्यूमिनियम में जाएंगे तो न्यूक्लियस हमें 3 शेल मिलेंगे। जब 3 शेल हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की दूरी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पे इनर शेल में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल, यानी शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो जाएगा। और पहले क्या था, पहले न्यूक्लियस था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होगा, अंदर इलेक्ट्रॉन कम है यहाँ पास, तो ये कम इस पर रिपल्शन लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तेज़ी से अट्रैक्ट करेंगे तो निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। यानी जब ऊपर से नीचे आएंगे बोरॉन से एल्यूमिनियम तक तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटने वाली है। तो ये बात भी सही है कि एटॉमिक साइज़ क्या होता है, एटॉमिक साइज़ और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज़ करता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज़ और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ करता है, सही बात है, जनरली लिखा हुआ है। दस इन ग्रुप 13 एलिमेंट, इसीलिए ग्रुप 13 एलिमेंट में अगर हम देखें तो बोरॉन से लेकर एल्यूमिनियम तक आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीजेज, आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती जाती है। यहाँ तक तो बात सही है। लेकिन जब हम लोग गैलियम में पहुँचेंगे तो गैलियम तक के देखिए क्या होगा, पीरियोडिक टेबल एक बार देखते हैं हम लोग। ये हमारा है गैलियम, जी है। अब देखिए इससे पहले ये वाले क्या पड़ गए, ये डी पड़ गए। ये कौन सा डी आता है यहाँ पे, n-1 यानी 4 में से कम करिए 3d। अब डी हम जानते हैं, डी का जो आकार होता है, शेप होता है कुछ, ठीक है, इस तरीके से होता है। ये हो गया मान लीजिए dx² - y²। इसी तरीके से और भी होंगे डी हमारे, इनका डबल शेप क्या होगा, शेप होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए x और y के बीच में तो dxy हो गए। इसी तरीके से dyz होंगे, इसी तरीके से क्या होंगे, dzx होंगे। तो इनमें क्या होता है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट जो लगाना चाहिए उतना ज़्यादा नहीं लगा पाता है। क्यों नहीं लगा पाता है, क्योंकि देखिए अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा तो यहाँ मूव कर रहा होगा, यहाँ मूव कर रहा होगा। ये जो साइज़ खाली है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन गया हुआ है ये इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से क्या कर पाएगा, शील्ड नहीं कर पाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो शील्डिंग इफेक्ट जो डी हो चाहे एफ हो, उसमें जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो शील्डिंग इफेक्ट बढ़िया नहीं लगा पाता है, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऊपर से नीचे जाने पर घट रहा होता है वो उतना नहीं घट पाता जितना घटना चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है कि गैलियम के बाद इलेक्ट्रॉन, गैलियम से जो पहले होता है इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, n-1 डी सब शेल में। और डी सब शेल का जो शेप होता है वो ऐसा होता है कि दैट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, 2 बार लिख गया प्रेजेंट, इन इट अप्लाई लेस शील्डिंग इफेक्ट, लेस शील्डिंग इफेक्ट लगाता है। इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
नॉट दैट मच डिक्रीजेज, उतना नहीं घटता है। हेंस आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम, इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना नहीं घटता है और अप्रॉक्स थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ऐसा कर लीजिए, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट उतना नहीं अप्लाई हुआ जितना होना चाहिए। तो इसी वजह से क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना नहीं घट पाता है और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तेज़ी से थोड़ा खींच लेगा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो गैलियम पर जब हम लोग गए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक, अभी आते हैं हम लोग गैलियम से इंडियम पे। तो गैलियम से इंडियम पे गए तो फिर से क्या होगा, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रहा था, यहाँ पे गैलियम पे हम लोग थे तो न्यूक्लियस 1 2 3 4, तो अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जब अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, साइज़ भी बढ़ा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जानी चाहिए। तो वो होता भी है कि गोइंग फ्रॉम गैलियम टू इंडियम अगेन शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज और दस आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट और एटॉमिक साइज दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो जाएंगे और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम आईएन से टीएल पर जाएंगे, गोइंग फ्रॉम आईएन टू टीएल, ठीक है, इसको हटा लेते हैं। गोइंग फ्रॉम आईएन टू टीएल बिफोर टीएल इन 6th पीरियड, देखिए यहाँ पर, देखिए ये इंडियम है हमारे, यहाँ पर कौन पड़ेगा, ये हमारा क्या है, इंडियम। इसके बाद जब हम टेल्यूरियम पे पहुँचेंगे तो टेल्यूरियम में यहाँ पर क्या होगा, 57 एटॉमिक नंबर वाला, 57 होता है La का। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो कहाँ जाता है, 4f में, तो इलेक्ट्रॉन 4f में इंटर होने लगेगा। और 4f का भी ऐसा शेप होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत कम शील्डिंग फील्ड लगा होता है, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, नहीं घटेगा और इस वजह से रिपल्शन उतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए, शील्डिंग फील्ड उतना नहीं लग पाएगा और इलेक्ट्रॉन जो था उसका न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन पर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो वही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, La57 के बाद शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, अप्लाई बाई 4f इलेक्ट्रॉन, electron enters into 4f subshell after La57, shielding effect applied by 4f electron is very less, thus again effective nuclear charge not decreases that much। और इसी वजह से क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी फ्रॉम IN टू TL, इंडियम टू TL, ठीक है। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, फिर से इंक्रीज कर जाएगी। तो ये था ट्रेंड कि बोरॉन से एल्यूमिनियम पर आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी घटी जैसी घटनी भी चाहिए थी। लेकिन जैसे ही हम गैलियम पर गए तो गैलियम में डी में इलेक्ट्रॉन जाने लगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर जो शील्डिंग इफेक्ट था उतना ज़्यादा नहीं लग पाया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना नहीं घटा जितना घटना चाहिए, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी बढ़ गई। फिर इंडियम पर गए, फिर से शील्डिंग इफेक्ट उतना लगने लगा और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घट गई। लेकिन जैसे टीएल पर पहुंचे फिर से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लगा, तो उससे पहले 4f में जाने लगा और उसका शील्डिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन जो लगा रहा था उसमें बहुत ही कम था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना नहीं घटा जितना घटना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगी, इसलिए इसकी भी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। होपफुली आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया, तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।